आशी, मैं झनक से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। तुम्हें मुझसे आजादी चाहिए थी ना? जाओ दीदी। तो गाइस वाकई में आज झनक में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। झनक की कार तो नदी में डूब गई, लेकिन जब उधर अनिरुद्ध को ये बात पता चलती है कि झनक गायब है, उसकी हालत खराब हो जाती है। वो सारे घर वालों को एड़ी चोटी पे लेता है और सबको सुना देता है। जब बाबा परेशान हो रहा हूँ क्योंकि झनक नहीं मिल रही है। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है क्या? झनक के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? फोन कर रहा हूँ, बता रहा है कि द नंबर यू ट्राइंग टू कॉल इज नॉट रीचेबल। लेकिन वहां पर तनुजा भी है, षष्ठी, अर्शी, पूरा परिवार है और सबको खरी खोटी सुनाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा वरीड है सबसे। शूटिंग छोड़ के कहाँ चली गई वो? तो और इसीलिए वो पुलिस कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। घर जाइए, अपन कमिश्नर काका को बता के आते सब कुछ। हाँ, तुम उनसे अच्छे से बात करना और तेजस के बारे में बता पूरा बैकग्राउंड, क्योंकि तुम सब कुछ जानते हो। वहीं दूसरी तरफ आदित्य कपूर भी उसके साथ होता है और लॉलोन भी और छोटोन भी सभी पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस कंप्लेन करते हैं कि तेजस ने झनक को पहले भी किडनैप करने की कोशिश की और ये सृष्टि मुखर्जी भी उसके साथ मिली होगी। जहां पर एफआईआर में षष्ठी का भी नाम अगर उन्होंने इतनी बड़ी हरकत की है तो इस बार वो बच के नहीं जा सकते। षष्ठी का भी नाम लिखवाते हैं और तेजस का भी नाम लिखवाते हैं। अगर आप उन्हें घसीट रहे हैं तो अर्शी को पीछे क्यों रखें? अनिरुद्ध कहता है कि अगर षष्ठी का नाम हो रहा है तो अर्शी का क्यों नहीं? क्योंकि सृष्टि आंटी जो भी करती है ना, अर्शी को बता के करती है। तेजस का नाम आता है तब आदित्य कपूर कहता है कि हाँ, मुझे झनक ने बताया था तेजस के बारे में। अभी सिर्फ सृष्टि जी का ही नाम रखेंगे, कान पकड़ते हो ना तो सर अपने आप हाथ में आ जाता है। वहीं लालून कहता है कि मैं भी कमिश्नर काका से बात करता हूँ और पर्सनली उनसे कहता हूँ कि इस चीज को देखें और किसी भी हालत में झनक का पता लगाएं। अगर झनक को कुछ हो गया ना तो मैं पूरी दुनिया को जला के राख कर दूंगा। देखो सभी कंसर्न है, छोटोन, लालून, भाई शांत हो जाओ, अपने दिमाग को ठंडा रखो। आदित्य, अनिरुद्ध, सभी कंसर्न है, लेकिन और ताकत लगा दूंगा, लेकिन झनक को इस मुसीबत से बाहर निकालूंगा मैं। वहीं दूसरी तरफ घर वाले खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे और लड्डुएं खा रहे, मिठाइयाँ खा रहे। लेकिन जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो झनक की कार जो है वो नदी में फ्लोट हो रही है, यानी कि बह रही है और बहते बहते कैसी जगह आ जाती है गाँव वाले, यहाँ जल्दी आओ, कोई गाड़ी वहाँ डूबी हुई है। जहाँ पर एक पुजारी पूजा कर रहे होते हैं और उनकी नजर पंचायत भवन जाओ और जाकर वहाँ सूचित करो कि यहाँ नदी में कोई गाड़ी डूबी हुई है। उस बहती हुई पानी के अंदर काफी हद तक पहुंच गई है वो कार। उसको देखते हैं और वो सारी जाओ और गाँव वालों को लेकर आओ, जल्दी निकालने के। वो सारे गांव वालों को चीख चिल्ला के बुलाते हैं। और एक काम करो, तुम अंदर देखो कोई फंसा तो नहीं है, देखो जल्दी। सभी गांव वाले मदद के लिए आते हैं। ये कहते हैं कि देखो क्रेन मंगवानी होगी, लोगों को बुला के लेके आओ। पुजारी जी कहते हैं कि देखो जरा कोई अंदर तो नहीं है। कुछ लोग तैर के जाते हैं गांव वाले और देखते हैं तो पता चलता है कि अंदर एक लड़की है। ट्रेन आ जाती है और कार को क्रेन से निकाला जाता है और उसमें होती है झनक। झनक की सांसें टूट चुकी हैं। झनक की हालत बचने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। पुजारी जी तो इतना तक बोल देते हैं कि देखो जो इंसान अब इस दुनिया से जा चुका है उसका कुछ नहीं हो सकता। आप तो साधु बाबा है ना, मरे हुए इंसान को भी आप जिंदा कर सकते हैं। गांव वाले कहते हैं कि आप तो पुजारी हैं, आप तो बचा सकते हैं, लेकिन वो भी अपना हाथ खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि इसे मंदिर में ले जाना होगा। बात कर रहे हो, जो जा चुका है उसे मात्र भगवान ही बचा सकता है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ। वहां गांव वाले झनक को मंदिर की तरफ ले जाते हैं। यहीं दूसरी तरफ छोटोन अनिरुद्ध से कहता है कि तेजस कोलकाता में हो सकता है और ये पता लगाने के लिए हमें षष्ठी से बात करनी होगी और षष्ठी के मोबाइल से वीडियो कॉल लगवाना होगा। अरे पूरी दुनिया उसके पीछे हाथ धोके पड़ी है, उसे नाइंसाफी क्यों सहनी पड़ रही है? इतने में ही पुलिस वाले को फोन आ जाता है और वो इमरजेंसी के चलते वो चला जाता है और कहता है कि अभी एक इमरजेंसी है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। झनक को वापस लेके आऊंगा मैं, उसे वो इज्जत दूंगा जिसकी हकदार है। ये बात है मेरा। आई एम श्योर कि वो इमरजेंसी वही है जहाँ पे झनक कार डूबी थी।
हालात बदल जाने के बाद में अपने वादे को भूल मत जाना अनिरुद्ध। सारे लोग आदित्य, अनिरुद्ध, छोटौन घर की तरफ जाते हैं और बासुवाड़ी पे पहुंच जाते हैं। अनिरुद्ध का फादर कहता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम अभी भी बीमार हो। और अनिरुद्ध के ऊपर तो जो गुस्सा भरा हुआ है, वो बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। इतने में बीच में विपाशा बोल पड़ती है कि और काम ही क्या है, एक मठ से दूसरे मठ के ऊपर कूदती रहती है कैरेक्टरलेस लड़की। इससे पहले वो कुछ बोले, अनिरुद्ध ने उसको इतनी खरी खोटी सुनाई है। साहिब, अनी आप अपना मुंह बंद कीजिए। आपको अंदाजा भी नहीं है कि हम लोगों की आपके बारे में क्या राय है। बीच में लाल बोल पड़ता है कि अपनी भाभी से कोई ऐसे बात करता है क्या। वो लाल को भी देख के दो बातें सुना देता है। तो अपनी भाभी से इस तरह बात नहीं कर सकता है। किससे कैसे बात करनी है ये मैं डिसाइड करूंगा। और ये सब सुन के लाल और अनिरुद्ध के बीच में हाथापाई भी होने लग जाती है। आपने कभी भी बड़ों और जेठों का ख्याल नहीं रखा। आपकी बीवी अपने ससुर पे दूध पिलाती है, लेकिन मेरी माँ की हर बात मानती है। पता क्यों? तब लाल कहता है कि अब तू क्या करेगा, तू मुझे मारेगा। आपने इसके बाद किसी की भी बेइज्जती की ना तो फिर मैं क्या बोल रहा है? अनिरुद्ध कहता है मेरे ऐसे संस्कार नहीं है कि मैं मारूं। ऐसे संस्कार नहीं मिले मुझे, मारने के अलावा और भी ऑप्शन है। हाँ, लेकिन कोशिश करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपसे डिस्टेंस बना के रखूं। कौन करेगा? क्या मतलब तुम नहीं तो और कौन? तुम बना के क्या लगते हो? तुम उसकी जिम्मेदारी क्यों उठा रहे हो? वही अर्शी बोल पड़ती है बीच में कि वो लड़की न जाने क्या क्या करती आ रही थी अभी तक और तुम्हें उसकी इतनी चिंता है। अगर एक इंसान दूसरे इंसान की पूरी तरह से जिम्मेदारी लेना चाहता है तो उसका क्या मतलब होता है? अब लगता है कि वो ऑफिस बॉय के साथ भाग गई है। क्या कहना चाहते हो तुम? वही कहा जो सच है। इस बात पर अनिरुद्ध अर्शी को भी जवाब देता है। मैं झनक से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। ये लोग आए थे सृष्टि का नकाब उतारने के लिए और तेजस का पता लगाने के लिए, लेकिन ये लोग आपस में ही अपने झगड़ों में पड़ गए हैं। फाइनली तुमने अपने असली रंग दिखाए। ठीक नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग तो ठीक है ना। कब तक ये इसी एक्सक्यूज को यूज करके मेरी रिस्पेक्ट करता रहेगा? अर्शी झनक पर आ जाती है और बाकी घर वाले चुपचाप हैं। बीच में आदित्य कपूर याद दिला रहा है कि देखो हम किस काम के लिए आए हैं, हमें पहले वो काम करना चाहिए। अनिरुद्ध शशि से कहता है कि कॉल लगाओ। सृष्टि मन में ये सोचती है कि तेजस का टिकट तो बुक ही था पहले से ही, अभी तक तो वो श्रीनगर पहुंच गया होगा और इसी के चलते वो वीडियो कॉल लगा देती है। वीडियो कॉल में दोनों ही अनजान बने रहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सृष्टि एक इशारा कर देती है आंखों से और तेजस इस बात को समझ जाता है और तेजस अनजान बना रहता है और फोन पर झनक को लेकर के बकवास करने लग जाता है। सृष्टि बात करती है, उसके बाद अनिरुद्ध उससे फोन ले लेता है। वो अनिरुद्ध उससे बकवास करता है। और वो सबसे बकवास करता हुआ नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ गांव वालों ने जनक को रेस्क्यू तो कर लिया है, लेकिन उसकी सांसें थमने वाली हैं, बहुत धीमी चल रही हैं और इस बात को लेकर के उनको चिंता सता रही है। वहीं दूसरी तरफ घर वाले अपनी लड़ाई में पड़े हुए हैं। अनिरुद्ध को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो इतना ज्यादा इमोशनल हो रहा है कि उसने सारे घर वालों के सामने कह दिया सृष्टि और अर्शी के मुंह पर कि मैं जनक से प्यार करता हूँ और मैं जनक के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। उसने आज न जाने किस किस को इतना तेजी से चिल्लाया, इतना जोर से चिल्लाया है। अर्शी को बोल दिया कि जाओ, तुमको फ्रीडम चाहिए ना, 2 महीने दिया तुमको फ्रीडम, अब जाओ, तुम क्या करना चाहती हो उसके लिए। मैं करता हूँ जनक से प्यार। अर्शी कहती कि तुम मुझसे प्यार करते थे, लेकिन अब तुम जनक से प्यार करने लगे हो। लेकिन कल अनिरुद्ध को कुछ ऐसी खबर मिलने वाली है जिससे अनिरुद्ध पूरी तरह टूट जाएगा। तो खबर कुछ ऐसी होगी कि अनिरुद्ध के सामने वो वीडियो सामने आएगा जहाँ पर ये खबर मिलेगी कि जनक की सांसें थम चुकी हैं, जनक इस दुनिया से जा चुकी है। और ये खबर सुन करके वो काफी ज्यादा टूट जाएगा, वो रोने लग जाएगा, चीखने लग जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आश्रम में जनक को मिरेकली भगवान की कृपा से होश आ जाता है, लेकिन वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। याददाश्त खोने का कारण क्या है? मुंह पे स्प्रे करना या कार का नदी में डूबना, क्योंकि उसके सिर पर किसी भी तरीके की चोट नहीं लगी है। लेकिन फिर जनक ये क्यों कह रही है कि उसे कुछ याद नहीं, उसको उसका नाम याद नहीं, उसको पता याद नहीं। अब जनक को अनिरुद्ध कैसे ढूंढेगा? या फिर पुलिस वाला उसको ढूंढ करके जनक को सौंप देगा और
फिर से झनक और अनिरुद्ध की लव स्टोरी शुरू होगी। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि अब अनिरुद्ध और झनक की लव स्टोरी पर पूरी तरीके से फोकस किया जा रहा है। साथ ही साथ आदित्य कपूर बहुत पहले ही इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है और इस बार अनिरुद्ध को कहता भी है कि तुम इतना बड़ी बात बोल रहे हो ना, तो बाद में भूलिया मत कि तुमने झनक को साथ निभाने का प्रॉमिस किया है। तो आदित्य कपूर को कहता है ना, जो आज मैं जिंदा हूँ बिकॉज ऑफ झनक, और मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कहता हुआ और बोलता हुआ नजर आता है आदित्य कपूर को अनिरुद्ध। अब देखना ये होगा कि झनक कैसे अनिरुद्ध के पास पहुंचती है। देखो, अनिरुद्ध के पास तो उसको पहुंचना ही है किसी भी हालत में। अब पुलिस वाला उसको पहुंचाता है या फिर वो कमिश्नर उसको पहुंचाता है, या अनिरुद्ध की किसी भी फोटो या पेपर के जरिए उसकी फोटो मिलती है और फिर वो उसके पास जाएगा और झनक को अपने साथ लेके आएगा। हो सकता है झनक को उसकी शादी की फोटो दिखाए और झनक उसको ही अपना पति मान ले हमेशा हमेशा के लिए। आपको क्या